हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के दूसरे चैप्टर की। इससे पहले हमने जो पहला चैप्टर समुच्चय सिद्धांत है उसके एक एक हिस्से को, एक एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से कराने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, चैनल पर उपलब्ध हैं, वहां से देख सकते हैं। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब ये नहीं होता, अगर मैं आईएमपी किसी को कह रहा हूं कि वो अंक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अंक का मतलब है कि कितने नंबर का वो चैप्टर है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचने की बात है। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके सामने लिखा है, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, ये आपके जो क्लास 12th का गणित है उसका आधार है। मैं ये कहूं कि 90% सिलेबस, 90% जो चैप्टर्स हैं उनमें इसका जिक्र होना है। और अगर इसमें आपने थोड़ी बहुत भी लापरवाही रखी या हल्का फुल्का इसको रखने की कोशिश करी, तो आई थिंक आप क्लास 12 के बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हिस्से को मिस कर देंगे। वहां पे आपको चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी, और समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी अगर इससे संबंध आपके ठीक ठाक नहीं है, संबंध और फलन से आपकी अच्छी जान का पहचान नहीं है। तो फिर आपको हर एक कदम पर वो दिक्कतें आएंगी। जो कहते हैं कि गणित फिर हार्ड हो जाता है, गणित कठिन हो जाता है, तो गणित कठिन होने की वजह यही होती है कि जब आपकी बेसिक चीजें अच्छे से तैयार नहीं होती तब आपको चीजें समझ नहीं आती। लेकिन हम इसी चीज को सही करेंगे, और बिल्कुल जल्दबाजी में मैं इस चीज को लेके चलने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको बहुत कायदे से, जैसे मैंने समुच्चय वाला चैप्टर बहुत कायदे से आराम से आपको कराया है, उसी तरीके से मैं हर एक पॉइंट्स को आपको बताता हुआ चलूंगा। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर तरीके से नोट करते चले नोट्स, और समझते चले। कोई दिक्कत या परेशानी है तो भैया उसकी संभावना वैसे तो कम ही रहेगी, लेकिन अगर कोई फिर भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। उस संबंध में भी आपकी पूरी मदद करने का प्रयास होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली हाईलाइट क्या है, हम लोग करेंगे क्या, वो सामने में लिख दिया। जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है 2.1 यानी कि पहली प्रश्नावली, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। और उसमें जो मेन पॉइंट है वो है समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, यानी कि संबंध और फलन तक जाने से पहले हमें इस चैप्टर, इस टॉपिक को बहुत कायदे से, बहुत इज्जत के साथ, बड़े ही प्यार से समझना है। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इतना है, इसी से सब चीजें आगे बढ़ेंगी और इसके बिना नहीं बढ़ेंगी। तो चलिए बात करते हैं, हम ज्यादा समय बातचीत में ना करके हम लोग बढ़ते हैं समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, तो इसको लेकर के मैं आपसे बात करता हूं कि समुच्चयों का, ठीक है, आपके पास में समुच्चयों का, ठीक, का कार्तीय गुणन है ना। कार्तीय जो भी मैंने लिखा था वही टॉपिक है। अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, ये क्या चीज है, आई थिंक बिल्कुल आपके लिए नई चीज है। लेकिन नई, इसमें केवल कार्तीय गुणन वाला टॉपिक नया है। समुच्चय को हम बहुत कायदे से पढ़ के आए हैं, समुच्चय क्या होता है इस संबंध में अगर आपकी जानकारी कम है तो पहले आप लोग कोशिश करें उस पूरे चैप्टर को, पहले वाले को कवर करें, तब इसको समझने का प्रयास करें। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को समझाऊंगा, फिर इसकी गहराइयों में उतरेंगे, इसकी बारीकियां जो होती हैं। ऑब्जर्वेशन, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे चलेंगे। पहले जान लेंगे है क्या, उसके बाद इसमें से जो बातें निकलती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उन्हें फिर हम एक प्रॉपर नोट्स के रूप में लिखेंगे। तो जैसे सपोज कर लो कि एक सेट मेरे पास में, छोटा सा सेट लेता हूं मैं, एक समुच्चय 2,1,2, और एक सेट है मेरे पास में 3,4 है ना, और 5 ये ले लिया मैंने। तो बेटा मुझे इनका कार्तीय गुणनफल निकालना है। कार्तीय गुणनफल क्या होता है, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो ये कहलाता है ए और बी का कार्तीय गुणनफल। ये लिखने का तरीका है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए गुणा बी। ये गुणा ना पढ़ के इसको क्रॉस पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि है तो ये गुणन ही वैसे, लेकिन हम लोग क्रॉस पढ़ लेते हैं। कुछ जैसे आपको कंफर्ट लगता है वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, इसको अलग अलग तरीके, मतलब कुछ लोग अलग तरीके से बताते हैं, कुछ अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन आंसर सबके सेम आते हैं। तो आपको वो बात पकड़नी है जिससे आपको बेहतर समझ में आता हो। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि हमारे पास ए की क्रॉस बी के साथ करनी है, ए का कार्तीय गुणनफल, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ करनी है। इसका मतलब है
हम क्या करेंगे, हम इसके एक एलिमेंट से इन सब के साथ जोड़े बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक 1 कोमा और 3, मतलब एक, या ऐसा कहें इसका ये पहला एलिमेंट इन सब के साथ हाथ मिलाएगा और ग्रुप बनाएगा। तो पहले ये 1 3 1 4 1 5, और लिखने का तरीका ध्यान रखें, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे और जो अवयव होंगे उनके बीच में कोमा लगा करके, है ना। तो अभी मैं सारी बात बताऊंगा, उसके बाद में आ जाएगा 1 4, समझ रहे हो, फिर आएगा कोमा 1 5, ठीक है, और फिर आएगा आपके पास में, अब 1 का काम खत्म हो गया, आप 2 से देख लो, 2 3, है ना, आपके पास में 2 3, फिर आ जाएगा 2 4 एंड 2 5। तो अब इसके बाद और कुछ नहीं होगा। ये जो हमने एक सेट बनाया है, ये जो एक समुच्चय बना है जिसके अंदर ये अवयव एक अलग प्रकार के अवयव है, ऐसे अवयव हैं जैसे हमने कार्तीय तल में हमने बिंदु के निर्देशांक पढ़े थे क्लास 10th में भी 9th में भी, कि ये भुज है, ये कोटि, इस तरीके के कुछ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका हमने एक सेट बनाया है। ये हमारा कार्तीय गुणनफल है ए और बी का। लेकिन इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए करा क्या है, तो उसको करने का तरीका एक और भी है। आप ऐसे कर सकते हैं कि इधर की तरफ सपोज कर लो हमने इस सेट ए का एक दिखा देंगे डायग्राम, और इस तरफ हम लोग इस तरीके से बी का दिखा देंगे, है ना, तीर आरेख इसको बोलते हैं। इधर के अवयवों को दिखाओ 1 2, और इधर के अवयव जो होंगे वो 3 4 एंड 5 होंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इस 1 के साथ जोड़े बनाने हैं। 1 3 जो कि आ चुका है, 1 4 जो कि ये आ चुका है, 1 5 जो कि ये आ चुका है। फिर ऐसे इस 2 को 2 3 जो कि आ चुका है, 2 4 जो कि आ चुका है, 2 5 जो कि आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब थोड़ा सा क्लियर होगा। नहीं तो एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी में कैसे बताया है, के मेथड से एनसीईआरटी में कैसे बताया, उसने क्या किया है कि सेट ए के अवयव को तो वो ऐसे लिख रहा है जैसे कि हमने कहा कि ये 1 है और 2 है। सेट बी के अवयवों को वो ऊपर की तरफ लिखा जैसे 3 4 एंड 5 है आपके पास में, थोड़ा सा करीब ले जाओ, ये 1 और 2 तो हो गया सेट ए, ये तो सेट ए के अवयव है, ये सेट बी के हैं। एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो, फिर एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो। बात समझ पा रहे हो। तो हमारे पास कुछ बिंदु प्राप्त हो रहे हैं जहां ये लाइंस आपस में कट कर रही हैं। थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। जैसे 3 था, ये 4 था, ये 5 था, समझ पा रहे हो ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, ये बी के एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, ए के एलिमेंट्स हैं। जब हमने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया तो हमारे पास इनके कुछ प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन पॉइंट्स प्राप्त हुए, ये वाले, ठीक है ना, आपके पास में। तो इन पॉइंट्स के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं, क्योंकि हम ए की कार्तीय गुणनफल बी के साथ कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ए पहला है, तो ए के अवयव को पहले ही रखेंगे। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं कहूं कि ए का अवयव कितना है, 1 है, और बी का अवयव 3 है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया, ये वाला 1 3। फिर ये आ जाएगा 1 4, चेक कर लो, एक का अवयव तो 1 है और बी का अवयव आपका 4 है, ठीक है। ओके ओके, चेक कर लो जो मैं लिख रहा हूं। इसका आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा 1 5 बन सकता है। ये वाला पॉइंट बनेगा 2 5, अरे क्या बात कर दी, 2 3, क्योंकि ये 3 है ना, 2 3। फिर अगर हमें बात करनी है किसकी, ये आ जाएगा 2 4, ये आ जाएगा 2 5, ठीक है आपके पास में। ओके, तो आई थिंक आप देख लो हमने क्या किया है, हमने क्या किया, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सभी को एक समुच्चय बनाकर लिखा है, यही कहलाता है कार्तीय गुणनफल, ठीक है ना। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आपको अब 3 तरीकों से हमने बताया, या तो डायरेक्टली, वैसे आप जब समझ जाओगे तो फिर आपको ज्यादा समस्या नहीं है। एनसीईआरटी में इन्होंने ऐसे करके दिखाया है, हमने इसको इस तरीके से दिखाया क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। जब हम संबंध पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे, तब इस तरीके के डायग्रामों पे खूब चर्चा होगी। तो आपसे पहले ही परिचय में कराने का मेरा मूड था कि ऐसे आप समझ जाएं इसके अंदर, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अब बात आती है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि कार्तीय गुणनफल क्या है, लेकिन एक चीज और समझ लो थोड़ी सी इसके साथ। देखो, अब अगर हमने इसमें ही हमें बी करो से निकालना पड़ता, क्या निकालना पड़ता, बी करो से, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हमने ए की बी में गुणा की है, तो अगर बी में की ए में करनी पड़ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन,
तो फिर क्या एलिमेंट्स आएंगे, फिर क्या बदल जाएगा, क्या सेट क्या बदल जाएगा, ये सोचना पड़ेगा। तो निकाल के देखते हैं। इसके लिए हम क्या तरीका लगाएं, हम ये वाला तरीका लगाना चाह रहा हूं मैं। फिर क्या करूंगा, बी वाले एलिमेंट इधर लिखूंगा 3 4 एंड 5, इससे एक लाइन बना ली, इससे एक लाइन बना ली, इससे एक लाइन बनाई। ऊपर की तरफ एक एलिमेंट 1 और 2, इससे एक लाइन बना ली, इससे एक लाइन बना ली। तो हमने कहा है कि ये पॉइंट बनेगा फिर 3,1 3,1, ठीक है। ये वाला पॉइंट बनेगा 3,2, ठीक है। ये वाला पॉइंट बनेगा 4,1 और ये वाला बनेगा 4,2 और ये वाला पॉइंट बनेगा 5,1, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट बनेगा 5,2, ठीक है ना। तो आई थिंक द जो सेट बनेगा बी क्रॉस ए का वो बनेगा 3,1 और फिर 3,2 और फिर बनेगा 4,1, है ना, और फिर बनेगा 4,2, ऐसे बनेगा 5,1 एंड 5, आपके पास में 2, ठीक है। तो ये आपका आया कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी, बी क्रॉस ए की। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, क्या ए क्रॉस बी जो था, ए की बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से ए की गुणा कर, ये दोनों बराबर हैं क्या। 1,3 इसके अंदर एक अवयव के रूप में है, क्या इसमें 1,3 है, नहीं है, 3,1 है। 1,3 और 3,1 में बड़ा ही अंतर है, ये आप अभी आप समझ जाओगे अगर नहीं समझे हो तो मेरे भाई इसको ऐसे भी देख सकते थे। अगर हमने इस डायग्राम से देखना चाहते हैं तो इसमें एलिमेंट बी में कितने हैं, 3 4 5, 3 4 एंड 5, है ना। इधर की तरफ जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं। पहले देखो 3,1 3,1, फिर 3,2 3,2, फिर 4,1 4,1, फिर 4,2, ठीक है। फिर आ जाएगा 5,1 एंड फिर 5,2। तो मेरे भाई आपको समझ में आया होगा, ओके। तो ये तो था प्रैक्टिकल। अब कुछ इसके बारे में और जो गहरी बातें हैं उनको समझने का समय है। मतलब जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, आपको इतनी बात तो क्लियर है कि भाई क्वेश्चंस करने आने चाहिए, लेकिन एक एक्सप्रेस करने का तरीका भी होना चाहिए कि मैं अपनी बातों को लिखूं कैसे, एक डेफिनेशन। क्योंकि हमें परिभाषाएं बहुत अच्छे से पता हो तो चीजें, यानी कि फिर आपकी नॉलेज बढ़िया मानी जाती है अगर आपको डेफिनेशंस भी पता हो। तो अब मैं थोड़ा सा ये वाला हिस्सा रफ कर रहा हूं, अगर आपको नोट करने की आवश्यकता हो वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लें। देन मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, जो मेरे काम की चीज है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, बाकी सब इसमें रफ कर रहा हूं उधर की तरफ, ठीक है। डेफिनेशन से पहले आपको एक चीज बता दें, आपको एक चीज बताते हैं। ये जो लिखे है 1,3 हो गया, या 1,4 है, 1,5 है, या फिर 2,3 है, 2, फिर आपके पास में 4 है, फिर ये और 2,5 है, ठीक है ना। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। याद रख लो इसका नाम बहुत कायदे से। अंग्रेजी में इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक है ना, पेयर कहते हैं, ठीक है। अब इनका नाम क्रमित युग्म क्यों है, ऑर्डर्ड पेयर क्यों है, क्रम, इसमें एक शब्द आया क्रम, क्योंकि ये क्रम में होंगे, ऐसे युग्म जो क्रम में हो। और किस क्रम में होंगे, इस क्रम में होंगे। अगर ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बी के साथ कर रहे हैं, ए का कार्तीय गुणनफल हम बी के साथ कर रहे हैं, तो पहला अवयव जो होगा मेरे बेटे वो ए का होगा, और बी का जो दूसरा अवयव होगा वो बी का होगा। चेक कर लो, देखो देखो, किसी भी पेयर को उठाओ, इस क्रमित युग्म को उठाओ, ये भी क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है, ये भी एक क्रमित युग्म है, ये भी एक क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्रमित युग्म को उठाओगे तो आप एक चीज नजर आएगी, आपको एक चीज नजर आएगी, और वो चीज क्या नजर आएगी, ठीक है ना, वो ये नजर आएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वन जो है वो ए का अवयव है, और तथा जो 3 है ना वो बी का अवयव है। चेक कर लो, ऊपर चेक करो, इसमें आ जाओ। 1 जो है वो ए का अवयव है, और जो 4 है वो आपका बी का अवयव है। मतलब एक क्रम है, निश्चित क्रम है, ए का पहले अवयव आएगा, बी का पहले मतलब बाद में आएगा। और अभी अभी मैंने बी क्रॉस ए किया था, उसके अंदर जो अभी एलिमेंट्स लिखे थे वो लिखे थे हमने 3,1 एंड 3,2, ठीक है ना। अब फिर लिखा था हमने 4,1 एंड 4,2 एंड एक लिखा था हमने फिर 5,1 एंड 5,2। अभी जो मैंने उल्टा करके दिखाया था ना अभी बी क्रॉस ए,
अब देखो इनका क्रम बदला, इनका भी क्रम बदल गया, बी पहले तो बी का अवयव पहले, ए बाद में तो ए का अवयव बाद में। तो 3 जो है आप देख पा रहे हैं बी में से है और 1 जो है आपके पास में ए में से है। तो इसलिए इनको हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म, है ना, क्रमित युग्म। और अगर आप गहराई से देखो, अंग्रेजी में भी ध्यान रखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड, ठीक है, पेयर। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो एक क्रॉस बी या फिर दो समुच्चयों की जो कार्तीय गुणनफल होता है, दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणनफल होता है मेरे बेटे, वो हमेशा एक समुच्चय होता है क्रमित युग्मों का। और कैसे क्रमित युग्म का, जिसमें जो किसी भी युग्म को अगर उठाएंगे तो उसमें पहला जो अवयव होगा, या पहला अवयव नहीं कहते, अवयव तो पूरा हो जाएगा क्योंकि सेट का ये एक अवयव है। इस एक अवयव के अंदर 2 चीजें हैं 1 और 3, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट बना है, ये एक अवयव है। तो इस एक अवयव में सुन लो, मैं एक बात बता दूं, तो जैसे 3,1 है, 3,1 है, 3,3 है, ये पहला मैंने उठाया, इसको आप कहेंगे पहला घटक। क्या कहेंगे, पहला घटक, ठीक है। और इसको कहेंगे हम दूसरा घटक। क्या कहेंगे, दूसरा घटक। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर मैं आपके सामने बोलूं इस चीज को, कि दो समुच्चयों की कार्तीय गुणनफल क्रमित युग्मों का वह समुच्चय है, क्रमित युग्मों का वह समुच्चय है जिसमें पहला घटक पहले समुच्चय का तथा दूसरा घटक दूसरे समुच्चय का अवयव है। तो ये डेफिनेशन मैंने बोल दी, लेकिन बोलने से काम चलेगा, मैं लिख दूंगा इसको। तो बेटा मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है। आपके पास में मेरा डस्टर जो है यार पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो लेकिन क्लास लेनी जरूरी थी तो इसलिए कपड़े लेके आया हूँ, कहीं से ढूंढ गया अभी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, नया उठाएंगे अब कल से। तो अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी की डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, है ना, डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, हिंदी में लिख लें क्योंकि हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो परिभाषा लिख लें, है ना, परिभाषा। परिभाषा किसकी, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। हम लिखते हैं दो समुच्चयों का, ठीक है, दो समुच्चयों की कार्तीय गुणनफल का, कार्तीय गुणनफल का, कार्तीय, ठीक है ना, गुणनफल, कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ध्यान रखना, गुणन, गुणन, कार्तीय गुणन क्रमित युग्मों का, ठीक है ना, क्रमित युग्मों का, ठीक है ना, क्रमित युग्मों का एक समुच्चय, ठीक है, समुच्चय होता है, होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्रमित युग्म का, क्रमित युग्म का, ठीक है, पहला घटक, पहला घटक मतलब पहला जो इसका हिस्सा होगा, पहला घटक, ठीक है ना, पहला घटक पहले समुच्चय की, पहले समुच्चय, समुच्चय का, तथा दूसरा घटक दूसरे, ठीक है ना, दूसरा घटक दूसरे समुच्चय का अवयव होता है, ठीक है, आपके पास में। या लिख भी सकते हैं कि ए क्रॉस बी आपके पास में एक समुच्चय होगा। अब इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में देंगे, किसमें देंगे, समुच्चय निर्माण रूप में, कि ए क्रॉस बी जो होगा इसके अंदर एक क्रमित युग्म होगा एक्स कोमा वाई। मतलब ये सेट कैसा होगा, आप देख पाओगे ए क्रॉस बी हमेशा ही एक क्रमित युग्म का सेट है, और उस क्रमित युग्म को हमने जनरली मतलब प्रदर्शित करने के लिए हमने उसको एक्स कोमा वाई से दिखा दिया, सच दैट कि जो एक्स है यानी कि जो पहला अवयव है वो पहले समुच्चय में से आएगा, और तथा जो वाई है बेटा वो जो आपके पास में अवयव आएगा वो आएगा आपके दूसरे समुच्चय में से। तो दिस इज द डेफिनेशन, ये बेसिक पॉइंट हो गया ए क्रॉस बी की डेफिनेशन, ठीक है ना। आपके पास में पूरी लैंग्वेज लिखने के बाद में ये काम आप करके दिखा सकते हो। अब थोड़ी सी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और उनको के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, आपके पास में। तो अब जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, देखो नंबर 1 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा, उन पॉइंट्स को नोट करते चलना। नंबर 1, देखो याद रखें कि ए क्रॉस फाई जो होगा ऑलवेज फाई होगा, ठीक है ना, आपके पास में
नहीं ये भी कह सकते हैं कि अच्छा पॉइंट इसको बनाए या दूसरा बनाए, एक और इसके संबंध में पॉइंट बनाया था ना मैंने। हाँ तो ये है कि हाँ सॉरी ये कहा गया है इस पॉइंट के अंदर कि अगर A क्रॉस B जो है वो फाई आ जाए, फाई मीन्स जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है, आप जानते हो है ना। तो हम ये कहते हैं इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग करता हूं मैं, ठीक है आपके पास में, कि क्या यदि, ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में यदि A क्रॉस B यानी कि दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि वो फाई आ जाता है, तो ये ध्यान रखना या तो A रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना आपके पास में, या B रिक्त समुच्चय, दोनों में से कोई सा एक होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है ना आपके पास में होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? ऐसे प्रूफ करते हैं इसको। सपोज कर लो कि हमारा A क्रॉस B जो है एक सेट बनता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आया। ऐसी कंडीशन कब बनेगी? अगर सपोज कर लो A हमारे पास है, एक सेट है हमने लिया 1,2 है ना, एंड B कोई सेट ले लिया मेरे पास में विच इज 5। तो अगर मैं इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे भाई 1,2 इधर तो कोई अवयव होगा ही नहीं, बिकॉज 5 है ना, B 5 है ना, और 5 मतलब नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट है। तो इधर तो कोई, अब पेयर बनाएंगे कैसे पेयर बनाएंगे, बन ही नहीं पाएंगे। तो जब पेयर ही नहीं बनेगा, A क्रॉस B में कुछ आएगा ही नहीं, तो A क्रॉस B क्या आएगा, 5 हो जाएगा। और ये तभी हो सकता है इफ, ये कंडीशन तभी हो सकती है या तो A आपका 5 हो या फिर B 5 हो, ठीक है ना आपके पास में। इस लैंग्वेज को आप दिक्कत तो नहीं मान रहे? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि अगर A क्रॉस B 5 तो, ठीक है नहीं, तो A तथा B से, तो A तथा B से कोई एक समुच्चय, ठीक है ना आपके पास में, समुच्चय फाई होगा या फिर रिक्त होगा, है ना, रिक्त मतलब नल होगा, है ना, रिक्त समुच्चय, ठीक है ना आपके पास समुच्चय होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, याद रखने वाली बात है और जरूरी बात है। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट भी बड़ा कायदे से ढूंढ के निकाला है मैंने, और वो क्या है कि अगर A हमारे पास में एक अपरिमित समुच्चय हो, कैसा हो, अपरिमित समुच्चय। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा अपरिमित समुच्चय क्या होता है। यह समस्या अगर आपको है तो बहुत ही गहरी समस्या है, इसका मतलब आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो अंग्रेजी में इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, इनफाइनाइट है ना आपके पास में, इनफाइनाइट आपके पास में नाइट सेट कहते हैं, है ना। और बी भी आपके पास में, ठीक है ना आपके पास में, बी जो है, बी इनफाइनाइट हो या ना हो इससे कोई जरूरी नहीं है ना। ए अगर इनफाइनाइट है और बी इनफाइनाइट आपके पास में है, बी भी इनफाइनाइट हो जाए, है ना, तो जो ए क्रॉस बी आएगा वो भी तो क्या आएगा, वो भी तो अपरिमित ही आएगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है आपके पास में। ये दोनों में से कोई एक भी आ जाए, समझ पा रहे हो भाई। अगर मैं बात करूं कि ए मैंने ले लिया, सपोज कर लो कि 1 2 3 इतना ले लिया, और बी मैंने ले लिया आपके सामने 4, ये ले लिया हमने 2 4 6 और डॉट 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 करके कह दिया कि बहुत अपरिमित है। तो अगर मैं इसमें 1 2 एंड 3 करूंगा, उधर की तरफ में 2 4 6 करूंगा और ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो एक का पेयर इसके साथ बनेगा 1 कोमा, आपके पास 1,3 या 2 आ जाएगा, फिर 1,4 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, फिर 1,6 आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा। ऐसे नीचे भी कोई अवयव आते जाएंगे, तो ऐसे तो बनते रहेंगे जिंदगी भर अवयव, ये पेयर्स बनते रहेंगे, पेयर्स बनते रहेंगे, पेयर्स बनते रहेंगे। तो अगर इन दोनों में से, ठीक है नहीं, या करके या बी भी अपरिमित हो, दोनों में से कोई एक अपरिमित हो जाए या दोनों ही अपरिमित हो जाए, तो उनका जो कार्तीय गुणनफल है मेरे बेटा वो हमेशा ही अपरिमित होगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। इसको आप लोग अच्छे से कायदे से बहुत तरीके से सजा करके अपने कॉपी में लिखेंगे। देन अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं,
तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। वो है क्रमित युग्मों की, ठीक है, क्रमित युग्मों की आपके पास में समानता संबंध में, समानता मतलब अगर x कोमा y कोई क्रमित युग्म आपके पास में, क्रमित मतलब जैसे ये सारे क्रमित युग्म हैं और हमें कहा गया है कि ये किसी के बराबर है 1,2 के बराबर सपोज कर लो, तो दिस इज, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा कि पहला घटक पहले घटक के बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा और y इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, जिसको क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। तो अगर क्रमित युग्म हमारे पास में 2 बराबर है, देन पहले क्रमित युग्म का पहला घटक, ठीक है ना, आपके पास में घटक समझ तो ना, मैंने बताया था आपको क्या होता है, पहला एलिमेंट पहला घटक और दूसरा एलिमेंट दूसरा घटक, फैक्टर, ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर ये कहा जा सकता है। तो दिस इज थर्ड पॉइंट। एंड अगर मैं फोर्थ की तरफ बढ़ूं, एक मिनट जरा कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत कायदे से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात अगर हम लोग करें, और वो फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर हमें ये देखने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितने होंगे। जैसे इस एग्जांपल से देखो, मेरे पास ए था बी था, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको थोड़ा सा एक फॉर्मूले से कोरिलेट करें तो वो कैसे हो सकता है, यहां देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर हमारे 2 थे और इसमें देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर हमारे 2 थे, सॉरी 1 2 3 थे। तो हमने जब देखा कि ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में जो दिखाई दिए हैं वो दिखाए गए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, यानी कि आपके पास में 2,3 दैट इज इक्वल टू 6। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यानी कहने की बात ये है कि फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, है ना। आपके पास में जितने अवयव हैं उनकी गुणा आप लोग कर दोगे, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और एक पॉइंट और बचता है, डेफिनेशन को आपने नोट कर लिया होगा तो मैं हटा दे रहा हूं उसको, और डेफिनेशन को हटा दे रहा हूं क्योंकि इस एग्जांपल की महत्वता बहुत है। वो जो ऊपर ये वाला एग्जांपल लिखा है मैंने कि इससे बहुत चीजें आपको कायदे से क्लियर होती हैं, ठीक है ना, आपके पास में। तो अब जो फिफ्थ पॉइंट है, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट होता है, अभी हमने पढ़ा है, अगर हमने पढ़ा है अभी फोर्थ, हमने ऊपर जो पढ़ा है कि ए क्रॉस बी करने से हम लोगों को क्रमित युग्म मिलता है, क्या मिलता है, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर मिलता है ना, जैसे x कोमा वाई टाइप का, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास 3 सेट हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो व्हाट वी गेट, तो हमें मिलेगा त्रिक, क्रमित त्रिक, क्या बोलते हैं यार इसको जरा देख लें, इसका नाम क्या है, क्योंकि ट्रिपलेट अंग्रेजी में मुझे याद है लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमित त्रिक, है ना, क्रमित त्रिक, क्रमित आपके पास में क्रमित त्रिक कहते हैं इसको, क्रमित त्रिक। इसकी स्थिति जो होगी वो होगी x, y, z टाइप की। जैसे इसके अंदर क्या था, अगर ए क्रॉस बी में अभी एक्स वाई टाइप के हैं, तो यानी कि x जो आएगा, पहला जो आएगा वो पहले में से आएगा, ए में से आएगा, और तथा आपके पास में जो b है, जो y है, y विल कम फ्रॉम b, है ना। तो इसमें भी यही कंडीशन होती है कि जो x है वो तो a का होगा, y b का होगा, है ना आपके पास में, और z जो है वो तीसरे का होगा। तो x बिलोंग्स टू a, x y बिलोंग्स टू b, तथा याद रखें z बिलोंग्स टू आपके पास में z बिलोंग्स टू c। लेकिन बात ऐसी है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आपकी किताबों में एनसीईआरटी में a क्रॉस b क्रॉस c वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ए क्रॉस एक ही सेट की 3 बार गुणा करने वाले आपको सवाल मिल जाएंगे, और जब सवाल आ जाएंगे तब हम आपको बता भी देंगे। ऐसे ही होते हैं जैसे अभी हुए थे, चाहे तो अभी एग्जांपल एक दिखा दें आपको करके, है ना। तो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं और एक एग्जांपल आपको दिखाई देता हूं, ट्रिपलेट वाला, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे, देन उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ट्रिपलेट दिखा देते हैं कैसे है। सपोज कर लो कि एक सेट मेरे पास में, दिस इज 1 कोमा, ऐसे कर लो 1,2, एंड मेरे को निकालना है a क्रॉस a, 3 बार इसकी क्रॉस करनी है। तो सबसे पहले इसको निकालो आप, है ना। तो a क्रॉस a को करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर a बना लूंगा, इधर a बना लूंगा, तो ये 1
2 1 2, तो कैसे बनेगा 1 कोमा 1, तो एक रो से क्या मिलेगा, एक रो से मिलेगा मेरे को 1 कोमा 1 है ना, इसका जोड़ा इसके साथ, फिर 1 कोमा 2 कोमा 1 कोमा 2 है ना, फिर ऐसी 2 कोमा 1 2 कोमा 1 एंड फिर 2 कोमा 2 कोमा 2 2 कोमा 2, ये हमें क्या मिला, ये हमें क्या मिला, ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिली है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिली है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट मिली है ए क्रॉस ए यानी कि उस सेट की उसी में, तो लेकिन मेरे को 3 बार करनी थी, तो मैं करूंगा ए क्रॉस ए की दोबारा से फिर प्रोडक्ट करूंगा ए के साथ में, तो उसके लिए एक डायग्राम और बना लेंगे, उसमें कौन सी आप बता जाएगी, यहाँ पे हमारा ए क्रॉस ए आ जाएगा इस बार, ए क्रॉस ए के अंदर अभी अब है 1 कोमा 1 और 1 कोमा 2 एंड 2 कोमा 1 एंड 2 कोमा 2, ठीक है ना, और इधर की तरफ दोबारा से फिर आप ए लिख लेंगे और आ जाएगा 1 कोमा 2, तो पहले इसका इसके साथ ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिक बनेगा, और कैसे अभी आएंगे देखो 1 1 1 1 कोमा 1 कोमा 1 ऐसा आ जाएगा, फिर 1 कोमा 2 कोमा, ठीक है ना, नहीं ऐसे थोड़े बदतमीजी करनी है, फिर इसका इसके साथ में करेंगे, तो यानी कि 1 कोमा 1 कोमा 2, ठीक है ना, फिर हम लोग करेंगे इसका इसके साथ में, तो आ जाएगा 1 2 1, ठीक है ना, फिर हम इसके साथ में करेंगे तो 1 2 एंड 2 है ना, कोमा, फिर इसके साथ में ऐसे करेंगे तो 2 1 2 1 एंड 1, देन आ जाएगा 2 1 एंड 2, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ये हो ही गया है, ये आ जाएगा फिर 2 2 एंड 1, ठीक है ना, फिर आ जाएगा लास्ट वाला आ जाएगा 2 2 एंड 2, चेक कर लो, तो देख पा रहे होंगे आप आराम से, प्यार से, बहुत बढ़िया से आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास में क्रमित्रिक है ना, ट्रिपलेट क्या होता है वो भी आपको, और जब क्वेश्चंस होंगे ना बेटा तब आपको और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग सीधे और सीधे और सीधे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे बेटा एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ 2.1 एक्सरसाइज कह रहा है कि यदि, देखिए ध्यान से, मैंने दोनों एक साथ लिखे हैं तो छोटा सा है इसलिए थोड़ी जगह छोड़ दिए, फिर इसको कर लेंगे है ना, तो पहले इस पे ध्यान देंगे, नीचे वाले पे ध्यान नहीं देना आप लोगों को। तो कह रहा है x+1 एंड y-2, ये कर्मिति गुण है जिसमें पहला घटक x+1 है, दूसरा घटक y-2 है, वो किसी दूसरे कर्मिति गुण के बराबर है 3, 1 के, तो x और y के मान ज्ञात करो। मैंने अभी नोट लिखवाया था आपको, एंड दिस वाज द नोट नंबर आपके पास में, जो नोट मैंने लिखवाया था वो नोट नंबर 3 था आपके पास में। कौन सा था? थर्ड में कहा था कि अगर दो कर्मिति बराबर होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, तो x+1 बराबर होगा 3 के, तो सीधी सी बात है x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1, दैट इज x इज इक्वल टू आ गया 2, सोचने वाली बात नहीं है। देन y-2 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके 1 + 2 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आपका आंसर है, स्टैंप लगा दो, ठीक है। अब अगर हम लोग नीचे वाले एग्जांपल को देखें, नीचे वाले एग्जांपल में कहा कि P इज गिवन A B C एंड Q जो है वो R है, और P Q R, ये P गुणे P की कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल Q के साथ करना है, Q का P के साथ में करना है, देखना है क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान है या नहीं है। समान तो नहीं होते, हमने जिक्र कर लिया, लेकिन चलो निकाल के देख लेते हैं एक बार। पहले मैं निकालता हूं P क्रॉस Q, दैट इज इक्वल टू आपके पास में कितना आएगा। इसके लिए मैं एक डायग्राम चाहे बनाना चाहो बना लो। देन P एंड सॉरी ये P जो है इसमें A है, B है, C है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये केवल एक एलिमेंट, तो पहले आ जाएगा A, R, ठीक है, कोमा, बस, फिर आपके पास में जाएगा B, R, ठीक है ना, एंड फिर आ जाएगा C, R, ठीक है, C, R, ओके। तो ये मैंने निकाल लिया P का Q के साथ कार्तीय गुणनफल। उसके बाद Q P निकालो, ठीक है। तो इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये इधर Q ले लेंगे इस बार, इधर आप लोग P ले लेंगे, है ना। इधर की तरफ आ जाएगा A एंड B एंड C, तो पहला आ जाएगा RA, ठीक है,
एंड फिर आ जाएगा आर बी, ठीक है, एंड दूसरा आ जाएगा आर सी, ठीक है। अब चेक करो क्या ये बराबर है? भाई नहीं बराबर है, क्योंकि इसमें करीब तो बराबर हैं कि 6 हैं, सॉरी 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, 3 इसमें, लेकिन इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस टू ए आर एंड आर ए, दोनों ही अलग चीजें हैं, है ना, दोनों का ही क्रम बदला हुआ है ना आपके पास में। तो दिस इज आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, एक बार लिखूंगा फिर समझाऊंगा। चलिए बेटा थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि ए हमारा 1 2 एंड 3 एंड बी 2 3 है, सॉरी 3 4 है, एंड सी जो है वो 4 5 एंड 6। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात आपको करना है। नंबर 1 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, फिर ये निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, फिर ये निकाल। चलिए कोई बात नहीं, आप एक एक पार्ट उठाते हैं और करते हैं। द फर्स्ट वन, पहला हमें निकालना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो जस्ट बिफोर इट, इसको हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी क्या है मेरे पास में, बी इज गिवन 3,4 है ना, और इसकी इंटरसेक्शन मेरे को करनी है 4 5 एंड 6। तो देखो समुच्चय का कितना इस्तेमाल आएगा। तो बी का इंटरसेक्शन सी के साथ का मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट 1, ठीक है, सिंगल एलिमेंट 4 इज कॉमन इन बोथ सेट्स। दोनों समुच्चयों के अंदर, अंग्रेजी में नहीं बोलना है, हिंदी में, कि दोनों समुच्चय के अंदर 4 ही अवयव कॉमन है, ठीक है। तो अब इसकी ए की क्रॉस करनी है मुझे बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे। इसको करने का तरीका वही है, एक डायग्राम बना सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है ना, आपके पास में, और इसको ए कह लेंगे आप यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट। तो इसमें कितने अवयव हैं ए के अंदर, 1 2 3, 1 2 एंड 3, और आपका बी इंटरसेक्शन सी के अंदर केवल एक एलिमेंट 4। तो जब इसके अवयव लिखेंगे तो 1,4, ठीक है, आपके पास में फिर 2,4, 2,4, फिर 3,4 है ना, 3, एंड 4। तो दिस इज आपका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें ए क्रॉस बी का जो इंटरसेक्शन देखना है, ए क्रॉस सी के साथ देखना है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए, ठीक है ना, ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी निकलेगा, हम लोग एक चित्र बना लेंगे, यहाँ पे ए बना लेते हैं, यहाँ पे बी बना लेते हैं, और ए मेरे पास में 1, अच्छा ये 2 3, ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि जरूरी आपको चित्र बनाना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, तो आपको फील कराने के लिए, ताकि आपको चीजें जुड़ जाएं, आपके माइंड से कनेक्ट हो जाएं, तो इसलिए बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे बी लिख लो आप, वो आ जाएगा 3,4, तो 1 3, तो 1,3 एंड 1,4 एंड 1,4, फिर 2,3, 2,3 एंड 2,4 एंड 2,4, फिर 3,3, आपके पास में 3,3 एंड 3,4, 3,4, और तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। दूसरी चीज है ए क्रॉस सी। ना ए क्रॉस सी मैं फाइंड आउट करता हूँ। ए क्रॉस सी फाइंड आउट करने के लिए मेरे को ए, ठीक है ना, आपके पास में, एंड सी के बारे में बात करनी पड़ेगी। ए क्या है, 1 2 एंड 3, दिस इज 4 5 एंड 6, तो 1,4, 1,4, ठीक है, एंड 1,5, 1,5, ठीक है, और 1,6, 1,6, ठीक है, 2,4, 2,4, ठीक है, 2,5, 2,5, 2,6 एंड 2,6, ठीक है, आपके पास में। उसके बाद में 3,4, 3,4 है ना, एंड 3,5, 3,5, ठीक है, एंड 3,6, 3,6, ओके। तो ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी, ये था, ए क्रॉस सी ये था। तो अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना कि ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कितना हमें मिलता है, तो क्या होगा।
ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स देखिएगा फटाफट क्या क्या है, कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है। कॉमन एलिमेंट्स जैसे कि हमारे पास 1 3 है, इसमें नहीं है। 1 4 आ गए, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो 1 4 आ गया, 1,4, ठीक है आपके पास में। 2,3 इसमें है, 2,3 नो नो नो, क्योंकि 3 इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 वाला तो आएगा ही नहीं। फिर 2,4 होगा, 2,4 यहाँ भी है, 2,4 यहाँ भी है, तो 2,4 हो जाएगा। एंड फिर है आपके पास में 3,3 इज नॉट हेयर, आई थिंक 3,4 यहाँ है और 3,4 यहाँ है। तो मुझे लगता है केवल यही है और कुछ इसमें कॉमन्स नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे ना। 2 और भी होंगे, 2,3 2,4 चेक करो तो देख लो 1,4 2,4 3,4, हाँ यही है, तो आपका काम हो चुका है। आई थिंक दिस इज द, ये आपका कवर हो चुका है, ठीक है। अगर हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, तो थर्ड पार्ट को यहाँ मैं करा देता हूँ, है ना, जगह बहुत है, बोर्ड बहुत बड़ा है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपके पास में, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट है बेसिकली वो हमारा ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर अब फोर्थ पार्ट की बात करें, इसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालो फोर्थ पार्ट के बारे में, क्योंकि फोर्थ पार्ट यही सॉल्व हो पा रहा है। यहाँ पे तो इनकी इंटरसेक्शन देखी गई थी, अगर मैं ये फोर्थ पार्ट यहीं पे हल कर दूं, है ना, कि मुझे इनका यूनियन भी निकालना है ए क्रॉस सी, तो यूनियन मतलब क्या, इन सब एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे, तो 1 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 4 आ जाएगा, ठीक है, एंड 3 3 आ जाएगा, ठीक है, एंड 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, 1 4 ऑलरेडी आ चुका है, 1 5 नहीं आया है, तो 1 5 आ जाएगा, ठीक है, एंड फिर 1 6 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, ठीक है, देन 2 4 2 4 2 4 मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ, 2 4 2 5 आ जाएगा ये वाला, फिर 2 6 आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में, और फिर 3 3 5 आ जाएगा। तो इस सेट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स बनेंगे, 11 परिमिति गुण बनेंगे इसके अंदर। तो मुझे लगता है फोर्थ भी आपका हो गया होगा, है ना। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है मेरे पास में, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक को तो यहाँ लिख लेंगे, ए क्या है मेरा 1 2 एंड 3, और इसकी जो क्रॉस करनी है मुझे बी यूनियन सी करनी, तो बी यूनियन सी कर लो डायरेक्ट ही, इन इसका और इसका यूनियन, तो कितना जाएगा 3 4, क्योंकि 4 दो बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 5 एंड 6। तो जो ए क्रॉस बी यूनियन सी निकलेगा बेटा, वो निकलेगा 1,3 1,3 1,4 1,4 एंड 1,5 1,5 एंड 1,6 1,6, ठीक है ना। सिमिलरली 2,3 है ना, 2,3 2,4 2,6 आपके पास में, 2,5 भी आएगा, 2,4 एंड 2,5 एंड 2,6, ऐसे कुछ और बनेंगे, 3,3 3 4 3 5 3 6। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा लाइन को नीचे ले जाते हैं ताकि ऊपर वालों का भी काम हो जाए बेचारों का। तो ये बनेगा 3,3 एंड 3,4 एंड 3,5 एंड 3,6 उठाओ, ठीक है। तो ये इसके चारों एग्जाम्पल्स हमने चारों पार्ट हमने कर रहे हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आपके में बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, आई थिंक इट्स वेरी इजी, और ये मैंने आपको करवाया भी है, अभी समझाया था कि इसमें हमें कर्मित्रिक प्राप्त होंगे, ट्रिपलेट प्राप्त होंगे, तो किस तरीके से करना है। तो पहले मैं P क्रॉस P निकालने के लिए मैं P क्रॉस P निकालता हूँ, ठीक है, P क्रॉस P निकालता हूँ, और P क्रॉस P जो होगा यानी कि 1,2 की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, डायरेक्ट करना सीख जाओ, चित्र मत बनाओ, 1,2 ही बनेगा, या देख लो ये बन जाएगा 1,1 एंड 1,2 है ना, एंड 2,1 एंड 2,2, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका मुझे P क्रॉस P निकालना है, तो P क्रॉस P, चलो चित्र से बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। तो ये हमारा सपोज कर लो P क्रॉस P है,
जो अभी हमने निकाला है, और ये है 1,1 है, फिर 1,2 है, और फिर 2,1 है एंड 2,2 है। देन पी को अगर इधर की तरफ देखें, पी हमारा कितना है 1 एंड 2 है, तो पहले इसका इसके साथ फिर इसके साथ, तो दो अवयव दो त्रिक मिलेंगे 1,1,1, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 1,1,2 ऐसे ही फिर ये वाला, ठीक है 1,2,1 एंड फिर 1,2,2, ठीक है ना आपके पास में। फिर ये हो गया है ना, फिर ये आ जाएगा 2,1,1, ठीक है ना। फिर ये वाला 2,1,2, ठीक है ना। और फिर आपके पास में ये वाला 2,2,1, ठीक है ना। और फिर ये वाला आ जाएगा 2,2,2, ठीक है आपके पास में। तो ये हो गया, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर थोड़ी चर्चा का विषय है, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, बातें करनी है और थोड़ी सी अच्छी बातें करनी है। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास में आर जो है, आर एक सेट है समस्त वास्तविक संख्याओं का। आपको पता ही है कि वास्तविक संख्याओं को लेकर के बहुत सारी बातें क्लास 9th 10th और इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने करवाई हैं आपको। जिसने पहला चैप्टर देखा होगा उसमें वास्तविक संख्याओं पे पूरा वीडियो है समुच्चय के अंदर। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है आर, ठीक है ना आपके पास में। क्योंकि एक पैटर्न नहीं बनता है वास्तविक संख्याओं को लिखने का, कोई पैटर्न नहीं बनता, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं कि आर के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक, ठीक है आपके पास में संख्या है, यही दिखा सकते हैं। इससे इसका पैटर्न हम लोग नहीं फॉलो कर सकते, यानी कि इसको हम रोस्टर का मतलब जैसे हम आपके पास में प्राकृतिक संख्याओं को 1 2 एंड 3 एंड 4 ऐसे लिख देते हैं, तो इसको नहीं लिखा जा सकता। चलो ये अलग विषय है, लेकिन हम लोगों को बात क्या करनी है, हमें ये कह रहा है कि जो आर क्रॉस आर आएगा, ठीक है ना, बेसिकली हल कर रहा हूं, जो आर क्रॉस आर होगा वो सेट कैसा होगा, मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ऐसे ही आती है बातें। हम होता था कि इसमें अगर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं तो सच दैट याद रखना है x कम फ्रॉम ए तथा y कम फ्रॉम b, है ना आपके पास में। y कहाँ से आएगा, b में से आएगा, तो वही डेफिनेशन यूज करते हैं और फिर बातें करते हैं। तो a क्रॉस b जो होगा उसमें अगर x कोमा टाइप y आएंगे तो जो x होगा वो भी एक रियल नंबर होगा तथा y जो होगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा, यानी कि इस तरीके के कर्म होंगे। अब याद करो वो कहानी पुरानी कौन सी, जब हमने आपको क्लास 9 में कार्तीय तल पढ़ाया था। अगर नहीं भी पढ़ाया था तो बच्चे जानते हैं, कहीं से ही पढ़ाओ, कार्तीय तल पढ़ाया था। और कार्तीय तल पे हमने कहा था कि दो अक्ष होते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स, और अगर कोई हमारी ये मूल बिंदु होता है, अगर कोई हमें पॉइंट्स कोई बिंदु यहाँ दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते थे, उसको एक्स कोमा वाई से दिखाते थे। जहाँ पर एक्स जो दूरी होती तो वो ये होती थी, वाई जो दूरी होती थी ये वाली होती थी। इसको कहते थे हम निर्देशांक। क्या कहते थे, निर्देशांक, ठीक है नहीं। और किसके, पी के, यानी अगर ये पॉइंट पी है तो पी के निर्देशांक हम लोग इसको कहते थे। और इस एक्स वाई के अंदर इस एक्स को हम लोग भुज कहते थे और इसको हम लोग कोटि कहते थे। याददाश्त ताजा हुई, बस इतनी बात करनी है। आर क्रॉस आर जो होता है, आर का आर से ही कार्तीय गुणनफल हमेशा कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करता है, ये कह सकते हैं आर क्रॉस आर, ठीक है नहीं, आर क्रॉस आर। अच्छा इस सिस्टम को क्या कहते थे, इसको कहते थे 2D, द्विविमीय, ठीक है, विमीय, या फिर 2D कहते थे इसको। ये 2D फिगर है, 2D है, इसमें केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्स है, इसमें जेड एक्स नहीं है। 2D का मतलब है कि जैसे हम इस बोर्ड पे काम कर रहे हैं कि मैं जो भी जैसे लाइन बनाई, ये वृत्त बनाया, ये सब 2D है। लेकिन अभी मेरे हाथ में ये चौक है, या मेरे कमरे में पंखा लग रहा है, या मेरा कैमरा है, ये 3D में है, क्योंकि किसी तल में नहीं है। 3D की भी बात करेंगे, लेकिन अब क्या है, आर क्रॉस आर है ना, आर क्रॉस आर आपके पास में क्या होगा, आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर को आप लिख सकते हैं कि ये आपकी 2D में है ना आपके पास में। आर क्रॉस आर द्विविमीय या फिर 2D में मैं लिख रहा हूं, 2D में
ठीक है ना, 2D में किसी बिंदु की, है ना, किसी बिंदु के की स्थिति, है ना, स्थिति को हम निर्देशांक कहते हैं, है ना, निर्देशांक बताने में, ठीक है नहीं, निर्देशांक को, ये गए निर्देशांक को प्रदर्शित करता है, को आपके पास में क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित, ठीक है ना, प्रदर्शित करता है। इतनी बात लिखोगे तो समझ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, इसने कहा आर 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 ट्रिपल आर, है ना, तो आर क्रॉस आर की अगर डेफिनेशन देंगे, अगर इसके अंदर हमारा एक्स कोमा वाई कोमा जेड टाइप का एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसके अंदर जब 3 बार किसी सेट की गुणा करते हैं तो फिर वहां पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं, क्रमित युग्म नहीं, क्रमित तर्क बनते हैं, और उसमें इस टाइप के, तो सच दैट कि एक्स भी आर का हिस्सा होगा एंड वाई भी आर का हिस्सा होगा, तथा जेड भी हमारी वास्तविक संख्या ही होगी। तो आर क्रॉस आर, ठीक है, आपके पास में 3D में, है ना, 3D का मतलब होता है जब हम किसी तल में बात करते हैं तो 2D होता है। जैसे मैं समतल में बात कर रहा हूं, उससे मैं लिख रहा हूं, ये 2D में लिख रहा हूं, मैं कोई लाइन बनाऊं, कोई भी चित्र बनाऊंगा, मैंने आपके सामने अभी ये लाइन बनाई, ये 2D में है, इसको मैं लाइन को कहीं 3D में नहीं दिखा पा रहा हूं, अभी हम ऐसा पढ़ाई नहीं है। लेकिन अगर मेरे हाथ की चौक है, मैं खुद खड़ा हूं, मैं 3D में खड़ा हूं, मेरा कैमरा, मेरा कमरे का पंखा, ये सब, मेरी किताब, ये सब 3D में है, क्योंकि ये किसी तल में नहीं है। तो आर क्रॉस आर 3D में, ठीक है ना, 3D में ये लाइन लिखेंगे, किसी बिंदु की स्थिति, है ना, की स्थिति, है ना, आपके पास में स्थिति, या फिर इसको निर्देशांक भी कहते हैं, निर्देशांक को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो ये इतनी बात थी। अब इसमें एक एग्जांपल और बचता है और उसको मैं यहीं खत्म करके चलता हूं, आप लोग इसको राइट डाउन कर लें जो आपको अच्छी चीज लग रही है लिखने के लिए। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, वीडियो को रोकने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा एग्जांपल है, ठीक है। 6, एग्जांपल नंबर 6, उसने कहा है कि यदि हमारे पास में, यदि भाई साहब कह रहे हैं A क्रॉस B इज गिवन बाय, हमें दिया गया है P Q, है ना, और फिर दिया है P R, और फिर दिया है M Q, और फिर दिया है M R, M और R, ठीक है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि A और B को ज्ञात करो, तो हमें A क्या सेट बनेगा और B क्या सेट बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा था कि A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या कहती थी, A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या कहती थी, डेफिनेशन कहती थी कि अगर इसमें एक्स वाई टाइप का कोई क्रमित युग्म है तो एक्स जो है वो ए का होगा और वाई जो है, दूसरा जो है, ये जो वाई है वो बी का होगा, है ना। तो इसी तरीके से यहां से अगर देखा जाए तो पी जो है वो ए का होगा, है ना, और पी ऑलरेडी आ ही चुका है, फिर एम जो है वो भी, और एम 2 बार नहीं लिखा जाएगा, तो ये तो हो गया आपका ए। पी 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 एम एम है ना, तो 2 पी में से एक ही पी लिखा जाएगा ना, किसी अवयव की पुनरावृत्ति थोड़ा ही होती है, रिपीटेशन थोड़ा ही होता है। फिर आ जाओ इसमें क्यू, है ना, ये क्यू आ गया, फिर आर आ गया, फिर से क्यू आ गया, फिर से आर आ गया, तो ये आ गया, तो ये आपका ए बनेगा और ये बनेगा आर। अगर आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप एक रोज भी निकाल के देख लो, है ना, ये पी एम हो गया और यहाँ पे आपका क्यू आर हो गया, तो पहले आ जाएगा पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर, देख लो पी क्यू पी आर, फिर एम क्यू एम आर, ओके, ठीक है ना। तो बेटा ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, आगे की तरफ एक्सरसाइज देखते हैं इसकी क्या है।